हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, बात करने वाले हैं आज क्या है ईवीएस पेडागोजी के प्रश्नों की। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 20 प्रश्नों को इसमें क्या करेंगे, हल करेंगे। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में दोबारा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो तुरंत उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो बता दूं इससे पहले हमने जो है आपके 130 प्रश्न करा दिए, जो मैंने सीरीज आपकी स्टार्ट कर रखी है ईवीएस पेडागोजी की। केवल हम क्या करेंगे, मैंने बता दिया आपको, क्या है 200 से 250 प्रश्न करेंगे। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, 250 प्रश्न हैं, पूरे सेलेक्टेड हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो वीडियो का आज पार्ट 9 है। क्या है, पार्ट 9 है। इससे पहले हमने 8 पार्ट करा रखे हैं। तो जितने भी साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ईबीएस पेडागोजी नाम से प्लेलिस्ट है, तो उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन वहाँ पर डिफाइन किया गया है उस वीडियो में, तो बिल्कुल जाकर जरूर देखेंगे। जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपकी जो है शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारी, सारी तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो जितने भी साथी हैं अपने साथियों को भी जोड़ेंगे। बिल्कुल बात कर रहे हैं यहाँ सीटेट 2020 की, जिसमें कि आपकी पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं। 20 प्रश्नों को हल करेंगे इस क्लास में। तो इससे पहले मैंने आपके क्या है 130 प्रश्न करा रखे हैं, उनको भी जाकर जरूर देखेंगे। इसके साथ आपकी ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपके मैं बता दूं पर्यावरण अध्ययन का जो पोर्शन होता है उसमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर के क्या है एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो दोनों की प्रक्रिया जो है कंटिन्यू चल रही है। इसके साथ आपके जितने भी सब्जेक्ट है सबकी जो है क्लास डेली प्रॉपर चल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल बात करेंगे देखिए पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है एग्जाम को लेकर, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ऑप्शन ए हमारा है दूध, आम, गाजर। ऑप्शन बी हमारा अंडा, मटर, मछली। ऑप्शन डी सी हमारा सोयाबीन, चना, मक्का। ऑप्शन डी हमारा सेब, दही, मांस। तो जहाँ पर भी आपको क्या है कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा दिख जाए, आपको कुछ नहीं करना, केवल सोयाबीन को देखकर लगा देना है, आंसर आपका सही होगा। क्या है आपका जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो आपका मक्का होता है, चना होता है, सोयाबीन होता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आपकी जो है प्रोटीन पाई जाती है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कहीं भी आपकी प्रोटीन की बात आ जाएगी तो बिल्कुल आप सोयाबीन के साथ जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो इसी प्रकार से देखना है कि आपको एग्जाम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगी, तुरंत आंसर देख के आपको लगाना है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन। शामिल करना क्या है, इंगेज खोजबीन करना, एक्सप्लोर व्याख्या करना, एक्सप्लेन विस्तार देना, एलोबोरेट और मूल्यांकन करना, एवेल्यूट। तो विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। तो बताना है इसमें, देखिए कुछ इस प्रकार के कुछ वर्ड दे रखे होंगे, कुछ शब्द दे रखे होंगे, उसमें पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं, प्रभावी कौन सा है। तो जैसा कि मैं बताता हुआ चलता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उसमें उनमें निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। तो क्या है विज्ञान शिक्षक की बात आ रही है और अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने की बात आ रही है। तो बिल्कुल आगे जो है क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ ये क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप कन्फ्यूज जाते हैं कि इसमें जो है क्या होगा। तो इस प्रकार जिसमें कुछ पॉइंट दिए रखे हैं, तो पॉइंट के आधार पर बताना है कि इसमें जो है कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, तो पॉइंट पढ़ते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट दे रखा है कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े से कपड़े में रखें। ऑप्शन जो हमारा 2 नंबर है, 2 पॉइंट है हमारा कि 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पॉइंट 3 हमारा है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक क्या है वर्कशीट का काम करें। तो इस प्रकार कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो उसमें बताना है कि शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन से शामिल नहीं है।
तो ये कुछ हमें 5 दे रखे थे, क्या है, इंगेज है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, एलोबोरेट है और क्या है, एवोल्यूट है। तो इनमें से हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सा आपका है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है क्या है, एक्सप्लेन और एलोबोरेट। ऑप्शन बी हमारा है एक्सप्लोर एवोल्यूट। ऑप्शन सी हमारा है एंगेज एक्सप्लोर। ऑप्शन डी हमारा है एंगेज एवोल्यूट। तो इसमें बताना है, देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे कि सर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्या है, ऑप्शन सी सही होगा, एंगेज और एक्सप्लोर। अब बता दूं, देखिए इसमें आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इंगेज मतलब है शामिल करेंगे आप पहले, ठीक है, बच्चे को शामिल करेंगे। जब बच्चा शामिल होगा, उसमें गतिविधि में शामिल होगा, तो वो आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक। एक्सप्लोर की बात कर रहे हैं तो खोजबीन भी करेगा। जब खोजबीन करेगा तो उसके सृजनात्मकता का विकास होगा। मैंने बता दी, खोजबीन करके खुद कार्य कर रहा है, करके सीख रहा है, तो क्या उसकी सृजनात्मकता का विकास होता है। जहाँ पर बच्चे को स्वयं करने की बात आ रही हो, ठीक है, खोज करने की बात आ रही हो, वो आपका ऑप्शन सही होता है, मैंने आपको बताया है। लेकिन इसमें आपका इंग्लिश में दे रखा है तो कुछ साथी जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऊपर जो मैंने जिस प्रकार आपको समझाया है कि इस प्रकार आपको देख लेना है कि इंगेज एक्सप्लोर का मतलब क्या दे रखा है इसमें। तो शामिल करना है, बच्चे को शामिल भी करेंगे आप गतिविधि में। उसके बाद बच्चे को खोजबीन करने के लिए देंगे, ठीक है, जिससे कि उसका क्या है, ज्ञानात्मक विकास हो सके, ठीक है। बच्चा स्वयं उसमें रुचि ले और स्वयं उसको करे, जिससे कि वह सरलता से उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, वह खाली इस जगह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा है कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन बी हमारा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। ऑप्शन सी हमारा है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। ऑप्शन डी हमारा है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। तो इसमें बताएंगे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या है, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। तो मैंने बता दिया, जहाँ पर आपको वास्तविक जीवन से कोई भी बच्चे को जोड़ने की बात आ रही होगी, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी हमारी, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता चलता हूँ जो टैग वर्ड होते हैं इससे रिलेटेड, जो आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो आप आंसर जो है तुरंत लगा देंगे, ठीक है। जब पर्यावरण अध्ययन की बात आ रही होगी, तो जब बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात आ रही होगी, दैनिक जीवन से जोड़ने की बात आ रही होगी, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो उद्देश्य वाला क्वेश्चन आ जाता है, मुख्य उद्देश्य, कम उद्देश्य है, महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने आपको बता रखा है। तो केवल क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट है उसको समझना है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तब भी आप आंसर लगा देंगे, अगर आपने क्वेश्चन जो है ध्यान से समझ लिया। तो बस यही समझना है। बात कक्षा 5 की आ रही है, वो कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, सर्वेक्षण और लेखन, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन बी हमारा है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ऑप्शन सी हमारा है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। ऑप्शन डी हमारा है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो बिल्कुल आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो बताएंगे इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर ऑप्शन ए सही हुआ, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की बात इसमें आ रही है, चीज़ों को खोजें और सीखें की बात आ रही है। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्या है, बच्चे को जहाँ पर अवसर, आप देखिए यहाँ पर 3 टैग वर्ड हैं आपके, तीनों से आपका पता चल रहा है। देखिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने की बात आ रही है, इसमें बच्चों को खोजने की बात आ रही है, बच्चे को सिखाने की बात आ रही है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ गई होगी। बच्चे को जहाँ पर अवसर देने की बात आ रही हो, बच्चे की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने की बात आ रही हो, बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही हो, बच्चे के अभिव्यक्ति को क्या है कह सकते हैं प्राथमिकता दी जा रही हो, बच्चे को खोजने के लिए दिया जा रहा हो, बच्चे को करके सीखने के लिए दिया जा रहा हो, ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस सर्वेक्षण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो बताएंगे, देखिए ऑप्शन ए हमारा है इन्वायरमेंटल साइंस। ऑप्शन बी हमारा है एनवायरमेंटल
सोर्सेज, ऑप्शन सी हमारा है एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑप्शन डी हमारा एनवायरमेंटल स्किल्स। तो इसमें बताना है, देखिए जो आपका इससे क्वेश्चन आता है बिल्कुल फुल फॉर्म पूछ लेगा ईबीएस की, या कुछ प्रकार इससे रिलेटेड ऐसे दे रखेगा जैसे इसमें आपका क्वेश्चन में दे रखा है, तो बताएंगे इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज। अगर कहीं देख रहे ईबीएस का अर्थ आ जाए कि ईबीएस का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब पर्यावरण अध्ययन, मतलब पर्यावरण के बारे में जो पढ़ाया जाता है, जो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कम प्रभावी तरीका पूछ लेगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इसमें प्रभावी तरीका बताना है, तो ऑप्शन हमारा है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास का देना, ऑप्शन बी हमारा है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ऑप्शन सी हमारा है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी हमारा अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो कक्षा 5 की बात आ रही है, जिज्ञासा जागृत करने की बात आ रही है, तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। तो विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने की बात आ रही होगी। क्या है? बच्चा खुद उस बारे में सोच रहा होगा, कल्पना कर रहा होगा, प्रश्न भी पूछ रहा होगा, ठीक है, खुद जांच कर रहा होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों की जिज्ञासा जागृत करने की बात आ रही है, तो जब क्या है गहन जांच करेगा। ठीक है, बच्चा खुद उस चीज़ को जांचेगा कि गलत है सही है, उसके बाद उसके जो कल्पना है, उसके बारे में जो जान रहा है, समझ रहा है, उसके बारे में फिर शिक्षक से प्रश्न पूछेगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। ये इकाई परीक्षण का आयोजन बिल्कुल नहीं लगाना, यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर लिखित कार्य उन्हें अधिक अभ्यास देना, तो ये नहीं होगा क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति से भी संबंधित है और उसके अनुभवों से भी संबंधित है जो व्यक्त कर रहा है। लिखित कार्य में अधिक, ये कह रहे हैं यहाँ पर उन्हें अधिक अभ्यास देना, तो नहीं है क्योंकि उनके जो मैंने बात बता दी अनुभव हैं उनको भी क्या सम्मान देना है। उसमें जांच परख की बात आपकी है, बिल्कुल सही है। हस्तपरक अनुभव प्रदान करना बिल्कुल नहीं, ये दखल देने की बात आ गई कि एक शिक्षक जो है उसके जो एक बच्चा क्या है अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, उसमें जो हस्तपरक करना, ठीक है, दखल देना, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल सी लगाना है आपको। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उसका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, सुझाव देने की बात आएगी एक शिक्षक के द्वारा। तो ऑप्शन 1 देखेंगे हम। ऑप्शन पहला हमारा है कि कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। ऑप्शन बी हमारा है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। ऑप्शन सी हमारा है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। ऑप्शन डी हमारा है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। तो मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन दिखा देता हूँ दोबारा से। अगर ये आपका आंसर इसके समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, तो क्वेश्चन देखकर आपके समझ में आ जाएगा। कैसे? कि विद्यार्थियों को एक सुझाव देना चाहती है और क्या कह रही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, इस बारे में इसमें चर्चा करी गई है। तो किस प्रकार से योगदान दे सकता है, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही होगा, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ठीक है, कैसे कह सकते हैं? अगर सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करेंगे तो एक तो आप ये जानेंगे कि ट्रैफिक की समस्या जो है कम हो जाएगी। ठीक, व्यक्तिगत कह रहे हैं व्यक्तिगत वाहन के इंजन की जांच नियमित करना, तो बिल्कुल नहीं है। घर से बाहर अक्सर जाने आने से बचना, जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति है तो किसी कार्य के लिए भी घर से बाहर जाता है, क्यों जरूरी काम है, तो बचने से इससे कोई मतलब नहीं है। कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, क्यों? अब इतना बड़ा वाहन किसी के पास नहीं, ये आप नॉर्मली जैसे घर परिवार के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कोई किसी पे कैपेसिटी नहीं है तो कार जो है कार नहीं ले सकता, स्कूटर नहीं ले सकता, तो ये आपके निगेटिव है। तो बिल्कुल ये आपको मेन पॉइंट जो समझना है, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, ये जो है एक शिक्षक जो है वो समझाना चाहते हैं अपने शिक्षार्थियों को। ठीक है, तो बिल्कुल सुझाव देने की बात आ रही है, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। ऑप्शन ए हमारा है
ये इसमें, हाँ सॉरी, इसमें देखिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उसके अनुसार हमें बताना है कि कौन सा क्रम में है या नहीं। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है, तो क्रम वाला इसमें आपका सीटेट में एक क्वेश्चन आता है, कोई भी 4-5 पॉइंट दे रखे होंगे तो उसको क्रम से लगाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। रिलेटेड संबंधित उससे ही होंगे पॉइंट, ठीक है, उस क्वेश्चन से संबंधित होंगे, लेकिन उन्हें सही क्रम में लगाना होता है। तो बताएंगे प्रश्न लिखना, ऑप्शन जो हमारा पॉइंट 2 है हमारा रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, और पॉइंट 3 हमारा प्रश्न पत्र का संपादन करना, और 4 हमारा जो पॉइंट हमारा 4 है कि ब्लू प्रिंट तैयार करना। तो इसमें जो क्रम से लगाना है वो आपका कौन सा सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कैसे, 2 4 1 3, तो 2 4 1 3, तो 2 पहले, सबसे पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे कि किस प्रकार जो है क्वेश्चनों को रखना है, दीर्घ उत्तरें रखनी है, बहुविकल्प रखनी है, किस प्रकार क्वेश्चनों को रखना है। फिर उसके बाद है आपका ब्लू प्रिंट तैयार करना, मतलब ब्लू प्रिंट का मतलब है जो प्रश्न पत्र आपने लिए हैं उसमें जो आपके पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसकी जांच करना कि वह जो बच्चों के स्तर के हैं या नहीं है, ठीक है या नहीं है, ठीक है, ठीक प्रकार से लिखे हुए हैं, उनमें कोई गलती तो नहीं है, तो इस प्रकार आपको ब्लू प्रिंट तैयार करना है। उसके बाद है आपका प्रश्न लिखना, ठीक है। जब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि बिल्कुल हमारे जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें कोई कमी नहीं है, फिर आपको प्रश्न लिखने हैं। फिर उसके बाद आपका प्रश्न पत्र का संपादन करना, फिर ठीक है, उसके बाद में प्रश्न पत्र को क्या है लिखना है, ठीक है, मतलब संपादन कर देना है उसका। बात समझ में आ गई। क्या है, 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 सबसे पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे। कहीं भी आपका दे रखा होगा, अगर ब्लू प्रिंट पूछ ले तो क्या है, प्रश्नों की जांच करना, सही गलत की उसमें जांच करना प्रश्नों की, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए, ब्लू प्रिंट से तो क्वेश्चन आपका आ जाता है ईवीएस में, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन जो है आपका अदर नहीं है। आपका जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं वो आपके बिल्कुल सीटेट को नज़र में रखकर लाए गए हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने में बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह खाली जगह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो खाली जगह में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रिक्त स्थान होता है, तो उसको आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है। कहेंगे सर क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। ऑप्शन बी हमारा है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। ऑप्शन सी हमारा जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए उसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने। ऑप्शन डी हमारा है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही हुआ, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ दें। तो बिल्कुल कुछ नहीं देखना है, जैसे मैंने आपको बताया है, जहाँ पर बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात आ रही होगी, बाहरी जीवन से जोड़ने की बात आ रही है, दैनिक जीवन से जोड़ने की बात आ रही होगी, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं देखिए कि दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव नहीं है आपका, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए उसके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करना, तो ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है। जीव जंतु संरक्षण के कौशलों को विकास नहीं है, यहाँ पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की बात आ रही है, तो बिल्कुल बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि बच्चे जो है आसानी से उन गतिविधियों को समझ ले जो उसके आसपास हो रही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन अगला देखेंगे, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। तो कुछ इस प्रकार के जो बताया कि हमारे 1 महीने के लिए बिजली नहीं होगी तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। तो देखिए ये भी जो आपका क्वेश्चन है जो आपका दैनिक जीवन से रिलेटेड है, तो दैनिक जीवन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है। तो समझते हुए चलेंगे, अगर क्वेश्चन जितने भी लेके आया हूँ अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सभी साथी जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। आपके साथ हम इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, उस मेहनत का फल जो हमें आपको क्या देना है उस मेहनत के बदले में, केवल आपको वीडियो को शेयर करना होता है और वीडियो को लाइक करना होता है, ठीक है, बस इतना करना होता है। उसके अलावा आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब आप इसको मेरा लालच समझ लीजिए या आप कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, बस आपसे इतनी ही क्या है एक कह सकते हैं लालच है कि आप जो है वीडियो को शेयर करेंगे। क्यों?
क्योंकि आप जैसे जितने भी साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, जो आप इतना फीस देकर जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको जो फ्री शिक्षा मिल सके उतने ही क्या है फ्री में। ठीक है, बस ऑप्शन ए देखेंगे बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ऑप्शन बी हमारा है शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी हमारा है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। ऑप्शन डी हमारा है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के लिए प्रति शिक्षाविदों को संवेदनशील बनाना। तो इसमें बताएंगे, देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। जहाँ पर बच्चे को अब यहाँ कह सकते हैं बच्चा कुछ ना कुछ सोच रहा है उसके बारे में, जब वह दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में उसको जो समझाया जाएगा, प्रश्न पूछेंगे, एक शिक्षक पूछेगा, तो क्या है कि बच्चे की कल्पना और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, ये एक शिक्षक का क्या होता है उद्देश्य होता है। जब बच्चा जो एक शिक्षक जो दैनिक जीवन से संबंधित उससे प्रश्न पूछेगा बच्चे से, तो बच्चे के साथ जो घटित घटना हुई है तो वो क्या है अपने अनुभवों को या अपनी अभिव्यक्ति को एक शिक्षक के सामने प्रदर्शित करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बच्चे की कल्पना परक और कौशल की बात आ जाएगी, चिंतन कौशल की बात की विकास करने की बात आ जाए, वो आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये तो इससे रिलेटेड हो गई। मैं अदर आपको टैगवर्ड बता रहा हूँ जहाँ पर बच्चे की कल्पना शक्ति, ये चिंतन कौशल, इससे रिलेटेड अगर उसका विकास करने की बात आ रही होगी, किसी प्रकार का विकास करने की बात आ रही होगी एक छात्र की, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांशतः विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं, यह किसके कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है यह उसकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन बी हमारा शिक्षार्थियों को प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। ऑप्शन सी हमारा है शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। ऑप्शन डी हमारा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल 1 सेकंड में इसका आंसर कर देंगे। कैसे, मैंने बता रखा है यहाँ पर कक्षा अध्यापिका नहीं है, यह आपकी बात गलत है। विद्यार्थियों प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, बिल्कुल नहीं लगाना है, इस प्रकार का निगेटिव पॉइंट आपको नहीं लगाना है। क्या है, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, नहीं है, बिल्कुल निगेटिव पॉइंट नहीं लगाना है यहाँ पर। ऑप्शन आपका डी से होगा, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी। यहाँ पर ऐसी आ जाती, अगर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ जाता कि एक छात्र जो है कक्षा में फेल हो जाता है, तो वो कौन सी किस प्रकार होता है कि व्यवस्था फेल हो गई, या एक शिक्षक ने एक छात्र के ऊपर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दिया, या वह उससे घृणा करता है, तो इस प्रकार के आपको आ जाएगा। तो आपको क्या लगाना है कि व्यवस्था फेल हो गई। ठीक है, क्या है, व्यवस्था फेल हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन आपका आता है कि इस प्रकार जो क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक छात्र जो कक्षा में फेल हो जाता है तो किस प्रकार की उसमें गतिविधि हुई है, तो व्यवस्था फेल हो गई। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आ गया कि संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। जब बच्चा को अपनी बात समझा ही नहीं पाई तो बच्चा क्या ध्यान से उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देखें कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। तो ऑप्शन ए हमारा है सत्र मूल्यांकन। ऑप्शन बी हमारा है अर्धवार्षिक मूल्यांकन। ऑप्शन सी हमारा है निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन डी हमारा है इकाई मूल्यांकन। तो बिल्कुल ऑप्शन आपको देखकर पता चल रहा होगा कौन सा आपका सही होगा। तो बिल्कुल निदानात्मक मूल्यांकन, बच्चे के निदान की बात आ रही होगी। बिल्कुल सबसे पहले क्या है, बच्चे की कमियों का उसमें पता लगाना है। क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात आ जाएगी तो बच्चे को बिल्कुल आपको निदानात्मक मूल्यांकन लगाना। ठीक है, बच्चे की कमियों को पता लगाकर उन कमियों को दूर करना। ठीक है, क्या है, उन कमियों को दूर करना। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो क्या ध्यान से समझना है, इसमें नहीं पूछा है। मैं हर बार आपसे कहता हूँ सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो नहीं को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन हमारा वैधता, ऑप्शन बी हमारा विश्वसनीयता, ऑप्शन सी हमारा वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी हमारा है उत्तीर्ण करना। तो सबसे अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उत्तीर्ण करना। देखिए
अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता ये आपके अच्छे परीक्षण की विशेषता है, लेकिन उत्तीर्ण करना जरूरी नहीं है कि अच्छा परीक्षण हो। ठीक है, हर बच्चा जो है जरूरी नहीं है कि पास ही होगा, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। क्या है, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, किसी कारण से फेल हो जाते हैं, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन डी लगाना है, ये आपकी विशेषता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और देखिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो ऑप्शन हमारा पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी हमारा है पौधों का अवलोकन, ऑप्शन सी हमारा श्यामपट्ट, ऑप्शन डी हमारा है पौधों का चित्र। तो बिल्कुल आपको पता होगा, अगर आपने रेगुलर क्लास देखी होंगी, आपने जो पीछे हमारे प्रीवियस क्लास हैं उनको देखा होगा, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन बी लगाना है। क्या लगाना है? पौधों का अवलोकन। जब एक बच्चा जो है स्वयं पौधे का अवलोकन करेगा, उसके बारे में खुद जानेगा, खुद उसके बारे में क्या करेगा, खोज करेगा, तो बिल्कुल आपको ये ऑप्शन इसका सही लगाना है। ठीक है, बच्चे पौधे का अवलोकन स्वयं कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को जानना है, तो आसानी से उस चीज़ को वह समझ लेगा। बात करेंगे पाठ्य पुस्तक की, तो पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक इतना नहीं महत्व देता है, मैंने बता दिया, जितना कि वह बाहरी जीवन से जोड़कर एक शिक्षक एक छात्र को पढ़ाता है। श्यामपट्ट की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं है, पौधे के चित्र से ही मतलब ये, जितना कि प्रभावी तरीका जो है वो पौधे का अवलोकन से है, उतना आपका चित्र इस श्यामपट्ट या पाठ्य पुस्तक से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तीनों आपके नहीं हो सकते, लेकिन जो पौधे का अवलोकन है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो इससे तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का है, बिल्कुल याद रख लेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका जिससे रिलेटेड आता ही आता है। लड़के लड़कियों में भेदभाव आ जाएगा, कुछ या रूढ़िवादित, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, सही है ऑप्शन बी हमारा सही हो सकता है, ऑप्शन सी हमारा बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ऑप्शन डी हमारा लैंगिक पूर्वाभाव को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल जैसे कि आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो लड़की लड़कियों में भेदभाव की बात आ रही हो, या किसी भी एक पक्ष की ओर क्या है झुकाव हो रहा हो, कहते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक शिक्षिका जो है कक्षा में क्या है, एक लड़कों को क्या है प्राथमिकता ज़्यादा देती है, लड़कियों को नहीं देती है, या फिर इस प्रकार कहा जाएगा कि एक शिक्षक जो है किसी भी प्रतियोगिता में लड़कियों को सबसे ज़्यादा भाग देते हैं। ठीक है, लड़कियों को मतलब प्राथमिकता दी जाती है, लड़कों को नहीं दी जाती। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपका आया तो लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित होता है। ठीक है, जो आपका भेदभाव होता है उससे आपका संबंधित होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखें, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपका आता है, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है, प्रयोग के तरीकों की सारणी दी गई है, आ वा क्रमशः क्या होंगे? तो बिल्कुल बताना है। आ बा जो हमारे दो इसमें दे रखे हैं, इसमें देखिए कौन कौन सा आपका सही होगा। मिश्रण है, मिश्रण से हम जल, ये देखिए मिश्रण जल की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद निष्पादन हमारे यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। चुंबक है, और क्या हमारा निस्पंदन है। तो ऑप्शन ए हमारा लोहे की कील एवं बालू, ऑप्शन बी हमारा लोहे की कील एवं चीनी, ऑप्शन सी हमारा है लकड़ी के टुकड़े एवं बालू, ऑप्शन डी हमारा है स्टेनलेस स्टील एवं चीनी। तो बताना है कि कोई एक सारणी है कि क्या है, देखिए 8 के विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए करता है, प्रयोग तरीके सारणी दी गई है, आवा क्रमशः वा। तो पृथक करने की बात आ रही है, तो बताएंगे कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, लोहे की कील एवं बालू। तो बिल्कुल पृथक आराम से कर सकता है, यहाँ पर कोई मिश्रण है। ठीक है, तो जल के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, तो लोहे की कील और बालू को आराम से अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है कि आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधियां करते हैं, जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। ए है केवल हवा में, बी है हमारा हवा और पानी में, सी है हमारा पानी में पूरी तरह से डुबाकर। तो बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कॉपियों में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्षित करते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक हैं। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस कौशल से बालक का परिचय नहीं होता है? तो बताना है बिल्कुल। ऑप्शन ए हमारा अवलोकन, ऑप्शन बी हमारा वर्गीकरण, ऑप्शन सी हमारा है
उन्नतीकरण ऑप्शन डी हमारा है तार्किकता। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्या है तार्किकता। तो यहाँ पर देखिए केवल हवा और पानी में पूरी तरह से डुबाकर, तो कुछ इस प्रकार की जो आपके तार्किकता से इसका कोई संबंध नहीं है, क्या है नहीं है। अवलोकन कर रहा है बच्चा स्वयं, उसके को कर रहा है, बड़ी कर रहा है, उन्नतीकरण कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके सही है, लेकिन तार्किकता इसमें नहीं हो रही है, तो आपको बिल्कुल ऑप्शन डी लगाना है। समझ में आ गई हुई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि TLM का अर्थ है, TLM से सामग्री से आपका आ जाता है, कोई भी सामग्री होगी उससे पूछ लेगा क्या है, कि TLM का अर्थ निम्न में से क्या है। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, ऑप्शन सी हमारा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन डी हमारा है टीचिंग लर्निंग मोमेंट। तो बिल्कुल आपको पता होगा और आपने पढ़ा होगा, तो बताएंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसके द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है, अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है, वो आपका शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, क्या है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है। तो पर्यावरण अध्ययन के को हमें बाल केंद्रित बनाने की प्रभावशाली विधि बतानी है, तो ऑप्शन ए भ्रमण, ऑप्शन बी हमारा बागवानी, ऑप्शन सी समूह कार्य, ऑप्शन डी हमारा है इनमें से सभी। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि पर्यावरण अध्ययन की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैंने बता रखा है इसमें से आपका क्या होगा, नहीं होगा, इसमें से आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है, तो इनमें से आपके सभी हैं, क्या है इनमें से सभी हैं। कैसे, भ्रमण भी होता है, बागवानी भी, उसमें जो है बच्चा अवलोकन स्वयं करता है, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को जानता है। तो नहीं, मैं देखिए इस हर तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन को किस प्रकार जो है गलत करते हैं या सही करते हैं। जैसे अब मैं बता दूं कि आप जो है इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते, ठीक है, अब आपने पढ़ रखा है कि भ्रमण से इससे संबंधित होता है, तो बिल्कुल आप ऑप्शन ए लगा देते हैं भ्रमण। उसके बाद में ये नहीं देखते कि इसमें बागवानी भी होता है और आपका समूह कार्य भी होता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चा समूह कार्य करेगा तो सरलता से उस कोई भी कार्य जो है आसानी से हो जाएगा, एक दूसरे की बातों को अनुभवों को वह जान पाएगा, ठीक है, जिससे कि कार्य करने में सरलता मिले। और बागवानी बच्चा स्वयं उस चीज़ को करेगा तो आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये तीनों ही इससे संबंधित हैं, तो इसलिए आपको लगाना है इनमें से सभी, ठीक है। तो बिल्कुल यही ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन को पढ़ना है, 4 ऑप्शन को पढ़ना है कि उसमें क्या दे रखा है, फिर उसके बाद आपको आंसर लगाना है, ठीक है। जिस प्रकार ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आ गई होगी, तो एक वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे, ठीक है, क्या है वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बाल केंद्रीय शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। तो बताना है बाल केंद्रीय शिक्षण है कि इसका अर्थ निम्न में से क्या नहीं है, नहीं वाला देखना है ध्यान से। ऑप्शन ए हमारा समुदाय केंद्रित, ऑप्शन बी हमारा शिक्षार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी हमारा है अध्येता केंद्रित, ऑप्शन डी हमारा है छात्र केंद्रित। बाल केंद्रीय शिक्षण का अर्थ नहीं है बताना है इसमें, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्या है ए सही होगा। अब देखिए शिक्षार्थी केंद्रित, छात्र केंद्रित, अध्येता केंद्रित, बात आपकी एक ही, समुदाय केंद्रित नहीं होता है। बाल केंद्रित का अर्थ बिल्कुल समुदाय की मतलब हो गया कि एक से अधिक उसमें बच्चे की बात हो रही है, क्या है एक से अधिक बात हो रही है, तो बाल केंद्रित की बात नहीं हो रही उसमें। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे आपके, ठीक है। और आपको क्या है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी है तो क्या है एक बार दोस्तों को शेयर कर देना है, और क्या है वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके, ठीक है। और जितने भी भाइयों ने क्या है वीडियो नहीं देखी है पहले वाली जो हमने पार्ट 8 करा रखे हैं, तो उनको भी जाकर जरूर देखेंगे। वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम को लेकर, एक एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम को लेकर, आपको वो वीडियो देखेंगे तो खुद आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।